अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू क्लासिक चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं आतून सीरीज़ किस्त नंबर 40। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। मैंने सोचा कि अगर कोई डाकू इस केबिन में होता तो बहरी कज़ाक की चीख सुनकर या आवाज़ सुनकर बाहर आ जाता। मैंने पाँव की ठोकर मारकर दरवाज़ा खोल दिया। क्या देखता हूँ कि केबिन के एक स्तून के साथ चिरागदान रोशन है। लकड़ी के फर्श पर नारियल की छाल बिछी है और इस पर एक औरत और एक बूढ़ा आदमी इस तरह बैठे कि दोनों के मुंह रुमाल से बंद हैं और हाथ पाँव बंधे हुए हैं। मैंने इनको और वो मुझे हैरानी से देख रहे थे। औरत नौजवान थी, बाल स्याह और लंबे थे जिसके शानों पर बिखरे थे। लिबास मगरबी तर्ज का था और आदमी की उम्र 60-65 की होगी और इसके बाल लंबे पटे थे जिनमें सफ़ेद लटें साफ नजर आ रही थी। चेहरे पर नकाहत और कमज़ोरी थी। मैंने पुर्तगाली ज़ुबान में इनसे पूछा कि वो कौन है। फिर मैंने आगे बढ़कर इनके मुंह खोल दिए। औरत खूबसूरत थी और चेहरे से ख़ानदानी शराफत और नजाबत टपकती थी। उधेड़ उम्र आदमी ने पुर्तगाली ज़ुबान में ही मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ, क्योंकि मेरा लिबास बहरी कज़ाक को ऐसा नहीं था। मैंने कहा मैं कौन हूँ। इस सवाल का जवाब काफ़ी तफसील तलब है, इसलिए बेहतर ये है कि तुम लोग मुझे बताओ कि तुम कौन हो और डाकू ने तुम्हें किस लिए बांध रखा है। तब बूढ़े ने मुझे बताया मेरा नाम काउंट कार्डोल है और ये मेरी भांजी अज़ाबिला है। पुर्तगाल की बंदरगाह लिस्बन से थोड़ी दूर समंदर में एक छोटा सा जजीरा है जो मेरी मलकियत है। वहाँ हमारा एक महल है। मेरी कोई औलाद नहीं। मैं अपनी भांजी के साथ अपने महल में रहता था कि चंद रोज़ पहले इन बहरी क़ज़ाकों ने मेरे जजीरे पर आकर महल पर धावा बोल दिया। मेरे नौकरों और नौकरानियों को कत्ल करके हमारे कीमती जवाहरात लूट लिए और हमें कैद करके अपने साथ ले आए। बस ये हमारी कहानी है। मगर तुम कौन हो? तुम बहरी क़ज़ाकों के साथ ही नहीं लगते। मैंने इन्हें बताया कि मैं एक सयाह हूँ, जड़ी बूटियों की तिजारत भी करता हूँ। अपने सियाहत के दौरान एक जहाज़ पर सफ़र कर रहा था कि जहाज़ समुद्री तूफान में घिरकर तबाह हो गया। मैं किसी न किसी तरह जान बचाकर इस जजीरे पर पहुंचने में कामयाब हो गया। जब इन बहरी कज़ाकों को जजीरे में उतरते देखा तो एक खास जड़ी बूटी की मदद से तमाम कज़ाकों को बेहोश कर दिया और ख़ुद कश्ती लेकर इस जहाज़ पर आ गया। औरत ने कहा, अभी ये जिस डाकू की चीख बुलंद हुई थी वो कहाँ है? मैंने इसे बताया कि वो राहदारी के एक तरफ बेहोश पड़ा है। यह मुझसे मुकाबला करते हुए मारा गया है। बूढ़े काउंट ने कहा, हमारे हाथ खोल दो, तुमसे मिलकर खुशी हुई। मैंने दोनों की रस्सियां खोल डाली। औरत अपनी कलाइयों को दबाने लगी। मैंने काउंट से कहा, मेरा मंशा ये है कि इस जहाज़ को यहाँ से अगवा करके उंदलुस या पुर्तगाल की किसी करीबी बंदरगाह पहुँचाया जाए। मेरी मंजिल उंदलुस थी। मैं उंदलुस जाना चाहता हूँ, मगर क्या आप जहाज़ को ठीक ठीक समुद्री रास्ते पर चला सकते हैं? काउंट कार्डोल बोला, मेरा ताल्लुक पुर्तगाल के शाही ख़ानदान से है। हमारे आबा व अजदाद जंगी लड़ाइयाँ लड़ते रहे हैं। जहाज़ रानी हमारी गुट्ठी में पड़ी है। अगर बाहर हवा चल रही है तो मैं कुतबी सितारे और सूरज की मदद से जहाज़ को यहाँ से निकालकर पुर्तगाल के साहल तक ले जाने में कामयाब हो जाऊँगा। मैंने इसे बताया कि बाहर हवा चल रही है और दिन निकलने में काफ़ी पहर बाकी है और सूरज निकलने तक बहरी कज़ाक भी होश में आ जाएंगे। इसका मतलब है कि हमें सूरज तुलू होने से पहले पहले यहाँ से जहाज़ निकाल कर ले जाना होगा। मेरे साथ आओ। अज़ाबिला को हमने वहीं केबिन में रहने की हदायत की और ख़ुद बाहर राहदारी में आ गए। बहरी कज़ाक वहीं पड़ा था। काउंट ने झुककर इसके सीने पर हाथ रखकर बोला, ये वहशी दरिंदा मर चुका है। न जाने इसने कितने बेगुनाहों को कत्ल किया होगा। मेरे साथ अरशे पर आओ। अरशे पर आए तो मशरिक की तरफ से हवा के झोंके चले आ रहे थे। रात ढलने लगी थी। हमने बादबानों की रस्सियां खोलना शुरू कर दी। जजीरे की तरफ वही गहरा सन्नाटा तारी था। इसका मतलब था कि बहरी कज़ाक अभी तक होश में नहीं आए। सुबह होने से पहले इन्हें होश आ भी नहीं सकता था। हमने बादबान खोल दिए। बादबान खुलते ही इनमें हवा भर गई। फिर हमने जहाज़ का लंगर खींचना शुरू कर दिया। लंगर के उठते ही जहाज़ से चराया और फूले हुए बादबान इसे आगे की तरफ समंदर में धकेलने लगे। बूढ़ा काउंट एक माहिर जहाज़रान की तरह लकड़ी की चरखी को पकड़े खड़ा था। वो इसे पूरी ताकत से एक तरफ घुमा रहा था और आंखें मगरिब की तरफ आसमान पर निकले हुए कुतबी सितारे पर जमी थी। इसने जजीरे की तरफ देखकर कहा, बरखुरदार, अगर एक पहर तक बहरी कज़ाकों को होश न आया तो और हवा इसी तरह चलती रही तो हम इनकी पहुँच से बहुत दूर निकल जाएंगे। तुमने इन मूजियों को बेहोश करके बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। मैं हैरान हूँ कि तुमने अकेले ये काम कैसे कर लिया। ज़रूर तुम जादूगर हो या बहुत बहादुर नौजवान। मैं खामोश खड़ा जजीरे की तरफ देख रहा था, जहाँ दरख्तों के झुंड पिछले पैर की धुंध की नीली रोशनी में अब किसी कदर साफ दिखाई देने लगे थे। हमारा जहाज़ समंदर में मगरिब की तरफ चल निकला था। ये बड़ी खुश आइंद बात थी। ये हमारी खुशकिस्मती थी कि हवा साथ दे रही थी। अगर हवा न चल रही होती तो हम जहाज़ को 1 इंच भी आगे की तरफ नहीं बढ़ सकते थे। जजीरे का साहिल आहिस्ता आहिस्ता हमसे दूर होने लगा था। जिस वक्त सूरज की सुनहरी किरणों ने मशरिकी उफक से तुलू होकर समंदर पर अपना सोना बिखेरना शुरू किया तो हमारा बादबानी जहाज़ जजीरे से काफ़ी दूर निकलकर खुले समंदर में आ चुका था। काउंट ने जहाज़ को सही समत पर डालकर चरखी को बांध दिया था। मैंने महसूस किया कि काउंट की भांजी अज़ाबिला खुलकर बात नहीं करती थी
वो चुप सी रहती थी। इसके चेहरे पर उदासी की एक खामोश कैफियत थी। क्या इसे बहरी क़ज़ाक़ों से बच निकलने की खुशी नहीं थी? हमें समंदर में सफ़र करते तीसरा दिन जा रहा था। इस अरसे में मैंने अज़ाबिला के दिल टटोलने की कोशिश भी की, मगर कामयाब न हो सका। काउंट जहाज़ को पुर्तगाल की जानिब अपने आबाई जजीरे की तरफ ले जा रहा था। इसमें कोई कबाहत नहीं थी। पुर्तगाल की सरहद उंदलुस से मिली हुई थी और मैं वहाँ से बड़ी आसानी से उंदलुस जा सकता था। मैंने ये भी महसूस किया कि बूढ़े काउंट ने अज़ाबिला को अपने रोब में रखा हुआ था और इससे दबी हुई थी, बल्कि किसी हद तक खौफज़दा भी थी। समंदर में हमारा सफ़र जारी रहा। बूढ़ा काउंट वाकई बड़ा माहिर जहाज़रां था। वो जहाज़ को बिल्कुल ठीक समत पर चला रहा था। छठे रोज़ हमें दूर दरख्तों के झुंड नजर आए। बूढ़े काउंट ने अपना हैट उतार कर एक पुरमसारा नारा लगाकर कहा, सिनूर, वो देखो हमारा जजीरा। मैंने दर्जीदा नज़रों से इसकी भांजी अज़ाबिला को देखा। अज़ाबिला के चेहरे पर उदासी कुछ गहरी हो गई थी। साफ मालूम हो रहा था कि इसे अपने आबाई जजीरे पर पहुंचने की कोई खुशी नहीं है। बहरहाल ये इनका ज़ाती मामला था। मैंने बूढ़े काउंट से पूछा कि इस जजीरे से पुर्तगाल की बंदरगाह लिस्बन कितनी दूर होगी, क्योंकि मुझे उंदलुस जाना है। काउंट बोला, मेरे जजीरे से लिस्बन से कश्ती पर 1 दिन और इस किस्म के जहाज़ पर निस्फ दिन की मुसाफत पर है। तुम फिक्र न करो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अपनी ख़ास कश्ती पर लिस्बन पहुँचाऊँगा। तुमने हमें दरिंदों की कैद से बचाया और हमारे जवाहरात भी हमें वापस मिल गए हैं। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी फरामोश नहीं कर सकता। ये कीमती जवाहरात मखमल की एक थैली में बंद थे, जो सरदार के कैबिन में एक पलंग के नीचे से हमें मिल गई थी। काउंट कार्डोल ने इसी वक्त थैली को अपनी कमर के गिर्द बांधकर अपने कब्जे में कर ली थी। हमारा जहाज़ काउंट के जजीरे पर पहुंचकर साहिल से कुछ दूर समंदर में लंगर अंदाज हो गया। काउंट ने बताया कि वो इस जहाज़ में ज़रूरी तब्दीलियाँ करने के बाद इसे अपने लिए महफूज कर लेगा। मैंने जब इस खदशे का इजहार किया कि बहरी क़ज़ाक़ इंतकाम लेने के लिए इस जजीरे पर वापस भी आ सकते हैं, तो इसने मेरी तरफ देखा और कहा, मैं लिस्बन से किराए की फ़ौज भर्ती करूँगा। अब मैं अपने महल में अकेला नहीं रहूँगा। मेरी फ़ौज के जवान बहरी क़ज़ाक़ों के परखचे उड़ा देंगे। बूढ़े काउंट का महल इस छोटे से पुर्तगाली जजीरे के वश में था। इस 3 मंजिला 200 साल पुराने महल की दीवारें बारिश और धूप की मार सह सहकर सियाह चुकी थी। महल के गेट पर दुहट्टे कट्टे पुर्तगाली दरबार नेज़ों से मुसल्ला खड़े थे। अपने मालिक और अज़ाबिला को देखकर वो ताज़ीम के अंदाज में झुक गए। काउंट कार्डल ने मुझे भी ताज़ा दम होने को कहा। एक हबशी खादमा मुझे कमरे में ले गई, जो दूसरी मंजिल पर था और इसकी खिड़की बाग की तरफ खुलती थी। मैं वहाँ से जितनी जल्दी हो सके उंदलुस रवाना होना चाहता था, लेकिन काउंट कार्डोल ने कहा था कि वो मुझे अपनी ख़ास कश्ती में बिठाकर इस जजीरे से ले जाएगा। चुनांचे जब मैंने खाने की मेज़ पर इससे अपनी रवानगी के बारे में पूछा तो इसने मुस्कुराकर कहा, सेनियोर, 2-1 रोज़ यहाँ ठहरो, आराम करो, फिर मैं तुम्हें ले चलूँगा। तुम मेरे मोहसिन हो, मैं तुम्हारी खिदमत करना चाहता हूँ। खाने की मेज़ पर भी मैंने देखा कि अज़ाबिला का चेहरा उदास उदास था। वो नए लिबास में थी। खादिमाओं ने इसके बालों में गुलाब के फूल सजाए हुए थे। उधेड़ उम्र काउंट बार बार अपनी भांजी को कुछ न कुछ खाने को कह रहा था। जो जो रात गहरी हो रही थी, अज़ाबिला की उदासी और बेचैनी में इजाफा हो रहा था। इसकी तब्दीली को मैं बड़े वाज़ेह अंदाज में महसूस कर रहा था। रात के दूसरे पर खाने की महफिल तमाम हुई। उधेड़ उम्र काउंट ने मुझे दूसरी मंजिल वाले कमरे में भिजवा दिया और ख़ुद अज़ाबिला का हाथ थामकर इसे इसके कमरे में छोड़ने चल दिया। अज़ाबिला का रंग जर्द था और वो काउंट का हाथ थामे एक बरगी खुश की तरह कपकपाती हुई चल रही थी। मेरे कमरे की मेहराबी खिड़की के आगे खादिमा ने भारी पर्दा गिरा दिया था और बिस्तर लगा हुआ था। कोने में शमादान में चिराग रोशन था। इसकी रोशनी धीमी और नरम थी। यह मौसम सर्द था। मैंने चिराग बुझाया और बिस्तर में लेटकर आंखें बंद कर ली। मेरे जहन में कई किस्म के ख्यालात आ रहे थे। फिर मुझ पर गुनूदगी सी तारी होने लगी। हालांकि इससे पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। मैं अपनी मर्जी से ज़रूर कभी कभी नींद ले लेता था, मगर अपने आप मुझ पर गुनूदगी तारी नहीं होती थी। मैंने आंखें खोल दी। मेरी पलकें बोझल हो रही थी। कमरे में अंधेरा था। मेरे सिराने के पास ही खिड़की वाले भारी पर्दे की रस्सी लटक रही थी। मैंने रस्सी को थोड़ा सा खींच दिया। पर्दा खिड़की के आगे से थोड़ा सा हट गया। उसके साथ ही सितारों भरी रात की फीकी फीकी हल्की काफूरी रोशनी मेरे कमरे में एक पुरस्कार आसेब की तरह फैल गई। मेरी पलकें दोबारा भारी होना शुरू हो गई। मैं उठकर बैठ गया। मैं आलम बेबसी में नहीं सोना चाहता था। कमरे की फ़ज़ा में ज़रूर कोई आसेब था जिसका मुझ पर असर हो रहा था, लेकिन बज़ाहिर कमरे में किसी आसेब की एक भी निशानी नज़र नहीं आ रही थी। एकदम रात की गहरी खामोशी में मुझे किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। मैं मुताजिब सा होकर हमतन गोश हो गया कि यह आवाज़ कहाँ से आई, जबकि इस सारे वीरान महल में मुझे बच्चा कहीं नज़र नहीं आया था। बच्चे की रोने की आवाज़ एक बार फिर उभर कर मादूम हो गई। इस आवाज़ ने अपने पीछे एक आसेबी खामोशी का खलासा पैदा कर दिया था। एक पल के लिए ख्याल आया कि शायद मेरा वहम था। एक ऐसे महल से किसी बच्चे की रोने की आवाज़ कैसे आ सकती थी जहाँ कोई बच्चा ही नहीं। मेरी पलकें एक बार फिर बोझल होना शुरू हो गई। मैं अपनी भरपूर कुव्वत इरादी से काम लेते अपनी आंखें खुली रखे हुए था। अब मुझे कमरे की फ़ज़ा में एक अजीब किस्म की बू महसूस हुई।
جو میں نے ایک بار میسوپوٹامیہ کے علاقے میں کیسے غار میں محسوس کی تھی جہاں چمگادڑوں کا بسیرا تھا۔ میں ابھی اس بو کے بارے میں غور کر رہا تھا کہ وہی بچے کی رونے کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ آواز کھڑکی سے باہر نیچے باغ سے تھوڑی دیر کے لیے مسلسل آنے لگی۔ میں بستر سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس آیا اور باہر جھانک کر دیکھا۔ آدھی رات کے موت سناٹے میں نیچے سنسان باغ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ رونے کی آواز اس بار بلند ہوئی تو محسوس ہوا کہ یہ کسی بلی کے رونے کی آواز ہے۔ میں مطمئن ہو کر کھڑکی سے ہٹنے والا تھا کہ مجھے ایک پھڑپڑاہٹ سنائی دی۔ یہ کسی بڑے پرندے کے لمبے پروں کی پھڑپڑاہٹ تھی۔ اندھیرے میں مجھے اب ہر شے دھندلی دھندلی نظر آنے لگی تھی۔ میں نے دیکھا کہ سیاہ رنگ کے کسی بہت بڑے پرندے کا سایہ محل کی پہلی منزل کی کھڑکی میں پھڑپڑاتا ہوا نکلا اور انجیر کے درختوں کی طرف جا کر اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ یہ کیا معمہ تھا؟ اتنا بڑا پرندہ محل کے کمرے میں کہاں سے نکل آیا تھا؟ اجڑے ہوئے ویران محل میں پھر وہی موت کا سناٹا چھا گیا۔ خوشگوار بو اب کم ہو گئی تھی۔ میں دوبارہ کھڑکی سے پیچھے ہٹنے والا تھا کہ جس کھڑکی پر سے پراسرار سیاہ پرندہ پھڑپڑاتا ہوا اڑا تھا وہاں دھیمی روشنی ہوئی۔ میں بڑے غور سے اس دھندلی روشنی کو تکنے لگا۔ یہ روشنی بڑھنے لگی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے ایک عورت کھڑکی میں سے باہر نکل آئی۔ اس کے ہاتھ میں موم بتی جل رہی تھی۔ اس عورت کو پہچاننے میں ذرا بھی غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ کاؤنٹ کی بھانجی ازابیلا تھی۔ اس نے ایک باریک سا لمبا ریشمی گون پہن رکھا تھا۔ سیاہ بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ ہاتھ میں موم بتی روشن تھی۔ وہ کھڑکی میں سے اتر کر نیچے زیتون کے درختوں کے درمیان آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ ساکت کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں سامنے باغ کے گھنے درختوں کی تاریکی پر جمی ہوئی تھی۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اتنے میں بلی کے رونے کی آواز ایک بار پھر بلند ہوئی۔ یہ واقعی بڑی ڈراؤنی آواز تھی۔ لگتا تھا کہ کوئی سنگدل شخص بلی کو ذبح کر رہا ہے۔ بلی کی چیخ فضا میں بلند ہو کر ختم ہو گئی۔ ازابیلا نے ایک دم سے پھونک مار کر موم بتی کو بجھا دیا۔ اندھیرے میں وہ مجھے حولے کی طرح نظر آ رہی تھی۔ ازابیلا نے بجھی ہوئی موم بتی کو کھڑکی میں رکھا اور دونوں بازو نیچے گرائے کسی زندہ بت کی طرح تاریک درختوں کی طرف چل پڑی۔ یہ کیسے راز کی بات تھی جس کی تہ تک پہنچنے کے لیے میرے اندر ہلچل سی مچ گئی۔ آخر ازابیلا کہاں جا رہی ہے؟ بڑے سیاہ پرندوں والا پروں والا پرندہ کیسا تھا اور بلی کی رونے کی آواز کہاں سے آئی تھی؟ میں محل کی ٹھنڈی سنسان سیڑھی سے اتر کر نیچے باغ میں آ گیا۔ سارا محل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایک ڈراؤنی خاموشی اور سناٹے نے ہر شے کو اپنی دبیز چادر میں لپیٹ رکھا تھا۔ میں تیزی سے اس کی طرف چل پڑا جدھر ازابیلا گئی تھی۔ وہ اب مجھے نظر نہیں آ رہی تھی۔ جب میں انجیر کے درختوں کی تاریک سائے میں آیا تو ازابیلا مجھے کہیں نظر نہ آئی۔ میں نے پھونک پھونک کر قدم اٹھاتے ہوئے اسے محل کے باغ میں جگہ جگہ تلاش کیا مگر وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ آگے محل کی 2 منزلہ اونچی پرانی زنگالود دیوار آ گئی جس کے ساتھ دوسری سمندر کی لہریں ساحل کی ریت کو تھپک تھپک کر سلا رہی تھی۔ مجھے ازابیلا کے بارے میں تشویش ہوئی کہ آخر وہ کہاں غائب ہو گئی۔ وہ اتنی اندھیری رات میں اپنے کمرے سے موم بتی جلا کر کیوں نکلی تھی؟ ناخوشگوار بو کا موما کیا تھا اور بلی کی آخری چیخ پر اس نے موم بتی کیوں گل کر دی تھی؟ یہ سب کچھ طلسمی کہانی کا تانا بانا لگ رہا تھا۔ دل میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ کہیں ازابیلا کی زندگی خطرے میں نہ ہو۔ میں نے ایک بار پھر درختوں کے نیچے اندھیرے میں ازابیلا کو تلاش کرنا شروع کر دیا مگر پھر وہی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ مایوس ہو کر واپس اپنے کمرے میں آ کر بستر پر لیٹ گیا۔ اب نہ تو میری پلکیں بوجھل ہو رہی تھی اور نہ ہی وہ خوشگوار بو فضا میں باقی رہی تھی۔ میں نے اٹھ کر کھڑکی میں سے جھانکا۔ باغ دم توڑتی رات کے اندھیرے میں ساکت و جامد سا دکھائی دے رہا تھا۔ اسی طرح باقی رات بھی گزر گئی۔ دن کا اجالا ہوا تو خادمہ نے دروازے پر دستک دے کر کہا کہ نیچے ناشتے پر میرا انتظار ہو رہا ہے۔ میں جلدی سے ہاتھ منہ دھو کر لباس تبدیل کر کے نیچے ناشتے کے کمرے میں آ گیا۔ محل کے وسطی دالان میں سیاہ سنگی ستونوں کے درمیان سنگ یشب کی ایک میز لمبی لگی ہوئی تھی۔ کاؤنٹ کارڈول اکیلا بیٹھا تھا۔ اس نے ایک پراسرار سی معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ میرا خیر مقدم کیا اور کہا کہ رات کیسی گزری؟ امید ہے تم گہری نیند سوئے ہوگے۔ میں نے اس بات میں جواب اس کے سامنے اونچی کرسی پر بیٹھ گیا۔ خادمہ گرم مشروب لے کر آئی۔ ہم خاموشی سے ناشتہ کرنے لگے۔ میں نے ازابیلا کے بارے میں پوچھا کہ وہ ناشتہ نہیں کرے گی۔ اس پر کاؤنٹ کارڈل کے چہرے پر ایک ناخوشگوار سا تاثر ابھرا مگر فوراً مسکرا بولا، ازابیلا جزیرے کی خانقاہ میں چلی گئی ہے۔ وہ ان دنوں اعتکاف میں بیٹھی تھی کہ بحری قزاقوں نے حملہ کر دیا۔ اب وہ پھر خانقاہ میں چلی گئی ہے۔ بڑی عبادت گزار میری ہے بھانجی۔ ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ معاملہ اور زیادہ پراسرار ہو گیا تھا۔ میں نے جزیرے سے واپس جانے کی بات شروع کر دی۔ کاؤنٹ نے ایک لمحے کی خاموشی کے بعد کہا، پرسوں بندرگاہ سے میرا ایک خاص ملازم بڑی بادبانی کشتی لے کر یہاں پہنچ رہا ہے، تم اس کے ساتھ واپس چلے جانا۔ وہ چپ ہو گیا۔ میں بھی خاموشی سے ناشتہ کرنے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ بیچ بیچ میں کسی وقت میری طرف گھور کر دیکھ لیتا ہے۔ میں اسے یہی تاثر دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ مجھے کسی چیز کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے۔ ناشتے کے بعد کاؤنٹ نے کہا کہ وہ اپنے کمرے میں آرام کرنے جا رہا ہے۔ اگر تم چاہو تو جزیرے میں گھوم پھر سکتے ہو۔
مگر اس بات کا خیال رکھنا کہ جزیرے کے درختوں کے نیچے جہاں گلے سڑے پھل گرے ہیں وہاں سانپ رہتے ہیں۔ میں نے جواب میں بتایا کہ میں ساحل سمندر کی سیر کرنے کو ترجیح دوں گا۔ کاؤنٹ سیڑھیاں چڑھتا اوپر چلا گیا۔ میں کچھ دیر لمبی کرسی پر خاموش بیٹھا کسی گہری سوچ میں گم رہا۔ پھر میں اٹھا اور محل کے دروازے کی طرف بڑھا۔ باہر رات والے چوکیدار نہیں تھے۔ عقبی باغ کی راہداری کے پتھروں کے بیچ میں جنگلی گھاس باہر نکلی ہوئی تھی۔ یہاں مجھے وہی خادمہ نظر آئی جس سے میں ناشتہ کرایا تھا۔ وہ ایک تسلا اٹھائے گزر رہی تھی۔ قصداً کچھ دیر چلتے اس کے پاس آ کر رکے، جزیرے کی خوبصورت ماحول کے بارے میں ایک دو جملے کہے۔ خادمہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ ساکی چہرے سے میری طرف تکتی رہی۔ میں نے اچانک سوال کر دیا کہ ازابیلا جس خانقاہ میں گئی وہ کس طرف ہے؟ اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا تسلا ایک پل کے لیے لرزا۔ اس نے گھمبیر آواز میں کہا، سینیور، ادھر جانے کا خیال دل سے نکال دے۔ یہ کہہ کر وہ باورچی خانے کی طرف گھوم گئی۔ اب میں نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا کہ ازابیلا کا معمہ حل کر کے یہاں سے جاؤں گا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ ازابیلا کسی سخت مصیبت میں پھنسی ہوئی ہے۔ اس کی مدد کرنا میرا انسانی فرض تھا، اور خاص طور پر ایسی حالت میں جب کہ میں اس کی مدد کر سکتا تھا اور مجھے اپنی جان کی فکر بھی نہیں تھی۔ میں جزیرے میں گھومنے پھرنے لگا۔ میں نے سارا جزیرہ دیکھ لیا، مگر مجھے وہ خانقاہ کہیں نظر نہ آئی جو بقول کاؤنٹ کارڈول کے اس کی بھانجی ازابیلا اعتکاف میں بیٹھی تھی۔ میں ان گھنے درختوں میں بھی گیا جہاں رات کو میں نے ازابیلا کو غائب ہوتے دیکھا تھا۔ ان درختوں میں بھی سوائے گلے سڑے پھولوں کے اور کچھ نہیں تھا۔ آسمان صبح سے ابرآلود تھا، دھوپ غائب تھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ میں نے جھک کر زمین پر ازابیلا کے پاؤں کے نشان دیکھنے کی کوشش کی، لیکن گھاس پر پاؤں کے نشان غائب تھے۔ اچانک ایک سانپ پھکارتا ہوا جھاڑی میں سے نکل کر میرے سامنے آ گیا۔ میں سانپ کو کچھ نہیں کہنا چاہتا تھا، میں نے راستہ بدل لیا۔ جنگلی اناروں کے درختوں کی طرف بڑھا تو سانپ پھکار مار کر ایک بار پھر میرے سامنے آ گیا۔ اس نے میرا راستہ روک لیا تھا۔ وہ مجھ سے 3 قدموں کے فاصلے پر زمین سے 4 فٹ بلند ہو کر پھن اٹھائے مجھے اپنی کیسری رنگ کی مقناطیسی آنکھوں سے تک رہا تھا۔ اس سانپ کی موت آ گئی تھی، اس کے باوجود میں نے اسے زندہ رہنے کا ایک اور موقع دیا اور دوسری طرف قدم اٹھا کر گھوم گیا، لیکن سانپ کے سر پر موت منڈا رہی تھی۔ اس نے مجھے دیکھتے حملہ کر دیا۔ اپنے منہ سے شوں کی آواز نکالتے ہی اپنے پھن کو بجلی کی سی تیزی کے ساتھ اس نے آگے بڑھایا اور میری کلائی پر ڈس لیا۔ اب مجھے اس پر سخت غصہ آیا۔ کم وقتی کسی دوسرے امن پسند انسان کو بھی اس طرح دس کر ہلاک کر سکتا ہے۔ میں نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اسے گردن سے پکڑ لیا۔ سانپ نے اپنا جسم میری کلائی کے گرد لپیٹنا اور کسنا شروع کر دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ یہ بڑا مہلک اور خطرناک سانپ تھا، مگر وہ میری طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ دوسرے لمحے سانپ کی گردن کٹ چکی تھی اور اس کا باقی کا دھڑ زمین پر تڑپ رہا تھا۔ جزیرے کے جنوب کی طرف سے ساحل سے کچھ دور بحری قزاقوں کا جہاز اسی طرح کھڑا تھا۔ اس جہاز کے بادبان لپٹے ہوئے تھے، وہاں کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ دوپہر تک میں نے سارا جزیرہ چھان مارا، مگر مجھے کہیں کسی خانقاہ کا کوئی نشان نہ ملا اور نہ ہی ازابیلا کا کچھ پتہ چلا۔ خدا جانے وہ کہاں گم ہو گئی تھی۔ دوپہر کو میں طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا کر اپنے کمرے میں ہی لیٹ گیا۔ میں نے کھانا بھی نہ کھایا۔ خادمہ کھانے کے لیے بلانے آئی تو میں نے اسے اپنے اعتماد میں لینے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، اور ازابیلا کی بات چھڑی تو وہ سہم سی گئی اور بغیر کوئی جواب دیے تیزی سے واپس چلی گئی۔ میں شام تک اپنے کمرے میں لیٹا ازابیلا کی پوری طرح گمشدگی کے راز پر سے پردہ اٹھانے کی کوشش کرتا رہا۔ پرسوں مجھے لامحالہ اس جزیرے سے واپس چلے جانا تھا اور اس سے پہلے ازابیلا کی گمشدگی کا معمہ حل کر لینا چاہتا تھا۔ میرے دل میں بار بار یہی آواز آتی تھی کہ ازابیلا کسی مصیبت میں گرفتار ہے اور اسے میری مدد کی ضرورت ہے۔ جو کشتی مجھے جزیرے سے واپس لے جانے کے لیے پرسوں آ رہی تھی، اس کے پہنچ جانے کے بعد میرے پاس اس جزیرے میں رہنے کا اور کوئی جواز نہیں تھا، اور میں اس سے پہلے اس راز سے پردہ اٹھا دینا چاہتا تھا۔ رات کے کھانے پر پتہ چلا کہ کاؤنٹ بحری قزاقوں کے خالی جہاز پر کسی ضروری کام سے گیا ہوا ہے۔ مجھے کھانے کی حاجت نہیں تھی، پھر بھی خادمہ سے باتیں کرنے کے خیال سے کھانے کی میز پر بیٹھ گیا۔ میں نے خادمہ سے بات کرنے اور ازابیلا اور کاؤنٹ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی بہت کوشش کی، مگر خادمہ نے اپنے لبوں پر مہر خاموشی ثبت کر رکھی تھی۔ وہ میرے کسی سوال کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد میں اوپر کے کمرے میں آ گیا۔ میں نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ اگلے روز دن کی روشنی میں جزیرے کے چپے چپے کا بھرپور جائزہ لوں گا۔ آخر ازابیلا یہیں اسی جزیرے میں کسی جگہ ہوگی۔ اسے نہ تو زمین نگل سکتی ہے اور نہ آسمان اٹھا کر لے گیا ہے۔ شام کو بادل گھنے ہو گئے تھے اور ہوا میں خنکی بڑھ گئی تھی۔ رات کے پہلے پہر جزیرے پر دھند سی اتر آئی۔ ویران آسیبی محل پر قبرستان ایسی خاموشی تاری تھی۔ میں نے کھڑکی کا پردہ گرا دیا اور پلنگ پر آ کر لیٹ گیا۔ آدھی رات کو مجھے پھر وہی نامانوس بو فضا میں محسوس ہوئی اور میری پلکیں اپنے آپ بوجھل ہونے لگی۔ میں چوکس ہو کر بیٹھ گیا۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ ایک آدھی رات کے سناٹے میں پھر وہی بلی کے ڈراؤنے انداز میں رونے کی آواز ابھر کر اپنے پیچھے ایک آسیبی خلا چھوڑ کر غائب ہو گئی۔ میں اچھل کر بستر پر سے اٹھا، پردہ ہٹا کر کھڑکی میں سے باغ میں دیکھا۔ مجھے ٹھنڈی ہوا میں نمی کا احساس ہوا۔ باہر ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی تھی۔ تاریک بادلوں میں بجلی کی چمک لہرائی اور پھر ایک گڑگڑاہٹ کی آواز کے ساتھ بادل دیر تک گرجتے رہے۔
एक बार फिर गहरा सन्नाटा छा गया। खिड़की के मेहराबी छज्जे पर फैली बेल के पत्तों पर बारिश की बूंदें गिरकर आवाज़ पैदा कर रही थी। ये बड़ी पुरस्कार सरसराहट की आवाज़ें थी। मेरी नज़रें अपने आप अज़ाबिला के कमरे की तरफ उठ गई। वहाँ गहरी तारीकी थी। बिल्ली के रोने की आवाज़ दोबारा बुलंद हुई। इस दफ़ा आवाज़ जजीरे में उस तरफ से आई थी जिधर जंगली अनार और सनूबर के घने दरख्तों के झुंड थे। वही नागवार बू जैसे एक लहर की शक्ल में मेरे करीब से होकर निकल गई। मैं खिड़की से पीछे हट गया। मैंने लंबे लंबे सांस लिए। नागवार बू कमरे में से गायब हो चुकी थी। मैंने खिड़की के पास जाकर बाहर झांका। बाहर तारीकी, सन्नाटा ही सन्नाटा। मैं तारीकी और सन्नाटे की इस दीवार को गिरा देना चाहता था। मेरे कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़े और मैं महल के अक़बी दरवाजे को खोलकर बाहर अंधेरी अबरालूद रात की खुली फजा में निकल आया। मैंने हल्की बूंदा बांधी और अंधेरे में सनूबर के तारीक झुंडों की तरफ चलना शुरू कर दिया। घास गीली थी, हवा में दरख्तों की शाखें अंधेरे में लहरा रही थी। आखिर मैं सनूबर के दरख्तों के घने झुंड में पहुंच गया। यहाँ इस कदर तारीकी थी कि मुझे भी दरख्तों के तनों से चिमटी हुई जंगली बेलें धुंधली धुंधली नजर आ रही थी। अचानक मेरे पाँव किसी चीज़ से टकराए। इसके साथ ही बिल्ली की चीख बुलंद हुई। मैं उछल कर परे हो गया। मैंने झुककर देखा, घास पर एक काली बिल्ली पंजे उठा चित लेटी थी और इसके सीने में खंजर उतरा हुआ था। बिल्ली की जर्द आंखें बाहर को निकल आई थी और वो मर चुकी थी। मैंने तारीकी में आंखें फाड़कर चारों तरफ देखा। बिजली चमकी तो इसकी रोशनी में जो दूर तक एक दरख्त के नीचे कोई चमकती हुई शय नजर आई। बादलों की गर्ज के साथ मैं इस दरख्त की तरफ बढ़ा। जिस जगह बिजली की चमक में मुझे कोई शय चमकती हुई दिखाई दी थी वह एक छोटे से जजीरे का टूटा फूटा खंडर था जिसकी 3/4 हिस्से को जंगली घास और झाड़ियों ने ढांप रखा था। मैंने झाड़ियों में हाथ डालकर टोला तो मेरे हाथ किसी सख्त शय से टकराए। मैंने झुककर देखा। ये एक ताबूत था, पुराना कर्म खूदा स्याह ताबूत जिसमें ईसाई लोग अपने मुर्दों को बंद करके दफन करते हैं। जो चीज़ अंधेरे में चमकी थी वो इस ताबूत का कुंडा था जो घास में से ज़रा बाहर निकला हुआ था। ताबूत के कब्जे टूट चुके थे। मैंने थोड़ा सा जोर लगाकर इसके तख्ते एक तरफ खिसका दिया। झांक कर देखा, ताबूत खाली था। इसमें ना तो कोई लाश थी और ना ही किसी लाश का ढांचा था। ताबूत की तह में एक लकड़ी का तख्ता हटा हुआ था। मेरा माथा ठनका। मैं ताबूत में उतर गया। ताबूत का तख्ता चरचराया। जिस जगह से तख्ता हटा हुआ था वहाँ अंधेरी सीढ़ियाँ नीचे जाती नजर आई। ये एक तहखाने की सीढ़ियाँ थी जहाँ अंधेरा था। मैं सीढ़ी के हर खस्ता हाल संग खूदा पत्थर को देख रहा था। इन पर कदीम हस्पानवी जुबान में कोई तहरीर कंदा थी जो इस कदर टूटी फूटी बिगड़ी हुई थी कि मेरी समझ में भी नहीं आ रही थी। वैसे भी इस वक्त मुझे इस तहरीर से ज़्यादा अज़ाबिला की फिक्र थी। मेरी छट्टीस कह रही थी कि वो इस ज़मीन दोस्त तहखाने में किसी जगह मौजूद है। 10-12 सीढ़ियाँ उतरने के बाद एक आहनी दरवाज़ा आ गया जिसमें एक छोटी सी सलाखदार खिड़की थी जो बंद थी। मैंने हाथ का हल्का सा दबाव डाला, दरवाज़ा खुल गया। अंदर से वही नागवार बू का एक भभका मेरे नथनों को छूता हुआ गुजर गया। आगे एक तलान था। किसी तरफ से जर्द कमज़ोर बीमार सी रोशनी आ रही थी। फर्श पर कंकर खुश्क घास बिखरी हुई थी। 2 भद्दे सतून छत तक चले गए थे। मैं इन सतूनों की ओट में दबे दबे कदमों आगे बढ़ा। जर्द धीमी धीमी रोशनी एक महराब में से आ रही थी। ये महराब किसी खिड़की की थी। मैंने वहाँ से अंदर निगाह डाली तो दहशत की खफीफ सी लहर मेरे रगों पे में दौड़ गई। ये एक गोल पूरी सरार नीम तारीकी में डूबा हुआ कमरा था। कोने में एक जर्द फानूस रोशन था जिस पर स्याह पर्दा डाल दिया गया था। वस में फर्श पर एक दीवान बिछा था। दीवान पर अज़ाबिला सीने पर दोनों हाथ बांधे लेटी थी और उधेर उम्र काउंट मेरी तरफ पीट किए खड़ा था। मुझे अज़ाबिला का चेहरा धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। इसकी आंखें बंद थी और मासूम चेहरे पर कर्ब के असरात थे। सामने अंधेरे में से एक औरत का हवाला नमूदार हुआ। इसके हाथ में एक तश्तरी थी जिसमें ओद की किस्म की कुछ चीज़ सुलग रही थी। काउंट ने चेहरा ऊपर उठाकर इस औरत को देखा। मैंने इसे पहचान लिया। ये काउंट की वही खादमा थी जिसने मुझे अज़ाबिला की तलाश में जंगल की तरफ जाने से मना किया था। खादमा के बाल खुले हुए तो चेहरे पर वहशत बरस रही थी। इसकी आंखें किसी भेड़ी की आंखों की मानी चमक रही थी। काउंट ने से हाथ का इशारा किया। खादमा ने ओद की तश्तरी अज़ाबिला के सिरहाने की तरफ रख दे दोनों बाजू फैला दिए। काउंट एक कदम पीछे हट गया। खादमा ने इसके इशारे पर अपना मुंह अज़ाबिला की गर्दन के साथ लगा दिया। मेरी रूह कांप गई। अज़ाबिला लंबे लंबे सांस ले रही थी। जब खादिमा ने अपना मुंह अज़ाबिला की गर्दन से उठाया तो इसके होंठों से खून टपक रहा था। काउंट ने खादिमा की गर्दन से अपनी उंगली को दबाकर मस किया और फिर से लेकर जिधर से खादिमा बरामद हुई थी उधर अंधेरे में गुम हो गया। मैं वहशत ज़दा नज़रों से ये सब कुछ देख रहा था। अज़ाबिला इसी अंदाज में सीने पर दोनों हाथ बांधे आंखें बंद के दीवान पर पड़ी थी। मेरा ख्याल था कि काउंट और खादिमा दोनों कहीं होंगे और थोड़ी देर में वापस आएंगे। लेकिन जब काफ़ी वक्त गुजर गया और दोनों में से कोई भी वापस न आया तो मैं खिड़की में से उतरकर अज़ाबिला के करीब आ गया। इसकी आंखें अभी तक बंद थी। चेहरा जर्द गुलाब की तरह उदास और कमज़ोर था। वो आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रही थी। गर्दन पर खून के 2 नन्हे से कतरे अकीक की तरह चमक रहे थे। मैंने आहिस्ता से इसके माथे पर हाथ रख दिया। अज़ाबिला ने एकदम से आंखें खोल दी। अपने सामने जो देखा तो उसके होंठ आहिस्ता से हिले। सिन्यूर, तुम यहाँ क्यों आए? मैंने कहा, अज़ाबिला,
मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ। अज़ाबिल ने अपना हाथ उठाकर मेरे हाथ को थाम लिया और नकाहत भरी आवाज़ में कहा, सीनियोर, खुदा के लिए यहाँ से वापस चले जाओ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। मैंने आहिस्ता से कहा, तुम मेरी फिक्र मत करो और मेरे साथ यहाँ से निकल चलो, मैं तुम्हें इन खूनाशुआम दरिंदों के पास नहीं छोड़ सकता। अज़ाबिला घबरा के बोली, वो तुम्हारे साथ मुझे भी हलाक कर डालेंगे, वो किसी को राजदार नहीं बना सकते, खुदा के लिए अपने और मेरी जान से मत खेलो सीनियोर। मैंने कहा, अज़ाबिला, मैं अपनी जान की बाजी लगाकर तुम्हें तलाश में यहाँ आया हूँ, तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है। मैं जानता हूँ कि तुम जिंदा रहना चाहती हो, मगर ये तुम्हारा काउंट। इसने मेरे होंठों पर उंगली रख दे आहिस्ता से कहा, वो मेरा मामू नहीं है, मैं इसकी भांजी नहीं हूँ। ये मेरे लिए एक अजीब मगर हालात के ऐन मुताबिक इंकशाफ था, क्योंकि अज़ाबिला के साथ जो वहशाना सलूक काउंट कर रहा था, कोई मामू इसका इर्तिकाब नहीं कर सकता था। अज़ाबिला ने अपनी कमज़ोर आवाज़ में बताया कि वो काउंट की भांजी कभी नहीं रही, वो इसके दूर के रिश्तेदार की इकलौती बेटी थी, इसकी माँ मर चुकी थी। काउंट ने इसके बाप को साजिश करके अपने आदमियों से कत्ल करवा दिया और फिर अज़ाबिला को इस जजीरे वाले पुरस्कार महल में ले आया। मैं एक बार से इसके रहमो करम पर हूँ और इस खादमा ने मुझे अपने सितम का निशाना बना रखा है। वो हफ्ते में 4 दिन मुझे इस ज़मीन दोस्त खाने में लाकर रखते हैं। हर रात ये दोनों मेरे पास आते हैं। खादिमा मेरा खून चूसती है और इसके बाद काउंट इसके मुंह से खून उगलवा लेता है और ख़ुद इसको पी जाता है। मुझे ये कोई ऐसा मशरूब पिला देता है कि मुझ पर 4 दिन तक मदहोशी तारी रहती है। मैं अब ज़िंदा नहीं रहना चाहती। मैंने अज़ाबिला के साथ कुछ ऐसी बातें की कि इसके अंदर ज़िंदा रहने का बलबला एक बार फिर बेदार हो गया और उठकर बैठी और मैंने इसे हौसला देते हुए कहा, तुम अभी यहाँ से मेरे साथ चलो। अज़ाबिला ने इस खदशे का इज़हार किया कि मैं जजीरे में जहाँ कहीं भी छुपे होंगे, काउंट की खुफिया साथी हमें तलाश कर लेंगे और फिर एक इबरत अंगेज़ मौत हमारा मुकद्दर होगी। काउंट ने जजीरे में एक जगह तालाब में मगरमच्छ छोड़ रखे हैं। अपने दुश्मनों को इन मगरमच्छों के आगे डाल देता है और मगरमच्छ इनकी तिक्का बोटी कर डालते हैं। मैंने अज़ाबिला को बताया कि हम वहाँ से निकलकर जजीरे में किसी ऐसी जगह छुप जाएंगे जहाँ काउंट के आदमी भी कभी तलाश न कर सकेंगे। बहरहाल तुम्हें जितनी जल्दी हो सके मेरे साथ यहाँ से निकल जाना चाहिए। अज़ाबिला पर नकाहत तारी थी और एक रात पहले इसे काउंट ने जो मशरूब पिलाया था इसका इस पर असर मौजूद था, मगर मैंने इसे सहारा देकर उठाया और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ सीढ़ियों में से होता हुआ ताबूत में ले आया। अज़ाबिला ने मुझे बताया कि यह ताबूत काउंट ने इसके लिए वहाँ डलवा रखा है कि जब मेरे जिस्म में मज़ीद ताकत बाकी ना रहे और मैं मर जाऊँ तो मुझे इस ताबूत में बंद कर दिया जाए। ताबूत से बाहर निकले तो बूंदाबांदी रुक चुकी थी। आसमान अभी तक अबरालूद था। रात का तीसरा पहर ढल रहा था। मैंने अज़ाबिला से मशवरा किया कि इसके ख्याल में जजीरे में कौन सी ऐसी जगह सबसे ज़्यादा महफूज हो सकती है। इसने जवाब में बताया कि सारा जजीरा काउंट के दस्तरस में है और इसकी निगाह में है। हम जहाँ भी जाएंगे इसके आदमी हम तलाश कर लेंगे। फिर भी जजीरे के जनूब मशरिक की जानिब एक पुराना कब्रिस्तान है जहाँ आज से 200 बरस पहले की कदीम कब्रें मौजूद हैं। वहाँ हमें छुपने की जगह मिल सकती है, मगर अज़ाबिला का कहना था कि हम वहाँ ज़्यादा देर तक अपने आप को नहीं छुपा सकते, हमें इस जजीरे से ही निकलने की कोशिश करना होगी। अज़ाबिला बोली, ये काम इतना आसान नहीं है। हम निहत्ते हैं और काउंट का जो खास आदमी तुम्हारे लिए कश्ती लेकर आ रहा है, इसके साथ 2 मुसल्लह आदमी भी होंगे जो कश्ती पर पहरा देंगे। मैंने अज़ाबिला को कोई जवाब न दिया। मैं अपने ज़हन में इस कश्ती पर कब्जा जमाने की तरकीबों पर गौर करने लगा। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, तारीख़ मुसाफिर आतून की पुरस्कार दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़ियात अगली किस्त में देखते रहिए उर्दू क्लासिक। अल्लाह हाफिज़।